दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विनीत कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी माह में जन्मदिन था, 72वां जन्मदिन। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि पूरा देश उनके साथ ये जन्मदिन मनाता हुआ नजर आया। व्यक्तित्व की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्व विख्याति जुड़ती हुई नजर आती है। विश्व में एक चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं एक पूरी ख्याति अपने नाम पे करके बैठा है, क्योंकि कुछ ऐसा जीवन रहा, कुछ ऐसे कार्य रहे जो आज देश के साथ साथ उनको भी कहीं ना कहीं बुलंदियों पर लेकर गए। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये आज हमारे साथ है। बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर, कुछ अनटच जो पहलू हैं वो बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत किया है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सर, 72वां जन्मदिन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखने में आया कि देश में जगह जगह पर कार्यक्रम होते नजर आए। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, कहीं और कई तरह के कैंप हुए। लोग खुद उनके जन्मदिन में शमूलियत दर्ज कराते नजर आए। हालांकि विरोधियों की भी बात करेंगे, वो भी अपने ढंग से कहीं ना कहीं तंज जरूर कसते नजर आए। लेकिन ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अनछुए जो पहलू हैं आज वो साझे करें हमारे साथ कि आखिर व्यक्तित्व के किस तरह धनी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, उनके साथ मुझे एक लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। वो हमारे एकदम इमीडिएट पोस्ट थे, प्रभारी थे यहाँ जी। मैं महामंत्री था 2 टर्म उनके साथ, नेशनल सेक्रेटरी था कुछ समय उनके साथ। बाद में वो गुजरात चले गए मुख्यमंत्री होकर। तो उस समय गुजरात के चुनाव में भी हम जाते थे, बीच बीच में भी जाते थे। बाद में भी जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्होंने बनाया, एक सबमिट किया पूरे देश का, सैनिक रैली की, इन कार्यक्रमों में भी मैं सहभागी हुआ और मुझे एक लंबे समय उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उसके कारण से जब आप लंबा समय साथ काम करते हो तो कुछ विशिष्ट गुण किसी भी व्यक्ति के होते हैं जो ध्यान में आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो विशिष्ट गुण हैं उनमें से एक गुण जो मैं देखता था, उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान पर कोई अहंकार नहीं किया कि मुझे बहुत जानकारी है, मैं ये बताता हूँ। वो हमेशा चारों तरफ से ज्ञान आता था उसको लेते थे। सिमट सिमट जल भरई तालाबा, जो रामायण में कहा है, जो सद्गुण सज्जन तहीं आवा। आज भी मैं देखता हूँ वो मन की बात में अपना ज्ञान नहीं बताते हैं, भारत के लोगों का ज्ञान बताते हैं। इसलिए कहीं से भी अच्छे विचार आए, कहीं से भी अच्छी योजना आई, उन योजनाओं को वो अपना कर चलते थे। ये बड़ी बात होती है। नहीं तो सामान्यतः थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी व्यक्ति या थोड़ी सी पोजीशन होने पर भी व्यक्ति अपना ही ज्ञान बताता रहता है। तो एक आज भी उनमें ये वैशिष्ट्य मैं देखता हूँ, उस समय भी ये वैशिष्ट्य देखता था। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी कोई चीज़ आ जाती थी, वो कहते थे ये अच्छी है, इसको आगे बढ़ाओ, ये सुझाव अच्छा है, इसको आगे बढ़ाओ। तो एक तो ये वैशिष्ट्य उनके व्यक्तित्व का बहुत गजब है। इसको इस लहजे में भी ले सकते हैं कि महाज्ञानी वही होता है जो सारी जिंदगी ज्ञान लेता रहे, कहीं से भी छोटा सा भी ज्ञान मिलता है तो उसको अर्जित करे, क्योंकि ज्ञान का भंडार कभी भरता नहीं है, हमेशा खाली रहता है। और जब दूसरे के ज्ञान की बात करते हैं, जब वो हमें ज्ञान देता है तो पता लगता है कि हाँ, उसका अनुभव हमसे भी ज्यादा है। ये शब्दावली जमेगी कि नहीं जमेगी, लेकिन ये विशिष्ट गुण उनका है। दूसरा मैं देखता था कि वो टेक्नोलॉजी प्रेमी बहुत गजब के। उस समय में जब हम बिल्कुल इस मामले में नौ सीखिए थे, तब कंप्यूटर लिटरेसी हमको होनी चाहिए। कार्यालय पर कंप्यूटर, हमने अपने घरों पे कंप्यूटर लगाए, सीखते थे कंप्यूटर। यहाँ नायब सैनी हमारा अच्छा कंप्यूटर का जानकार होता था, जो हमारा सांसद है। उनसे पूछते थे हम ये एक्सेल में कैसे काम करें, हम पेज में कैसे काम करें। लेकिन ये हम पर किसी की प्रेरणा और प्रेशर, मैं केवल प्रेरणा नहीं कह रहा हूँ, प्रेशर भी रहता था मोदी जी का कि आप सीखिए। वो पूछते थे, मॉनिटरिंग भी करते थे कि कंप्यूटर पर ताश तो नहीं खेल रहे हो, आप इस पर क्या क्या काम कर रहे हो। वो इसी तरह से उस समय ईमेल बहुत पॉपुलर नहीं थे, फैक्स पॉपुलर थे। उन्हें कहा अपने घरों में फैक्स मशीन लगाओ, फास्ट से फास्ट मैसेज कैसे आए जाए। जब मोबाइल फ़ोन आया 96 में तो वो यहाँ थे और उन्होंने हमको प्रेरित किया कि हम लोग मोबाइल फ़ोन ले हुए। मैंने कहा ये तो 16 रुपये की कॉल होती है, हम कैसे ले सकते हैं, हम तो साधारण स्थितियों में से आते हैं। नहीं, पार्टी पे करेगी, मेरे महामंत्रियों के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उस समय हमने मोबाइल फ़ोन लेके रखा जब मेरे कस्बे में नेटवर्क नहीं था, केवल जीटी रोड पर नेटवर्क था, मुझे आज भी याद है। लेकिन वो प्रेरित करते थे और उसी का परिणाम मैं कह सकता हूँ कि पहली 3D सभाएं उनकी हुई। और आज जो वो
पॉपुलर हैं यूथ में, उसका कारण ये है कि वो टेक्नोलॉजी प्रेमी है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। नए स्टार्टअप देश में हों, अंतरिक्ष को लेकर भी स्टार्टअप हों, ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल ये कहे जाते थे कि जिनमें काम नहीं करने दिया जाता था, वर्जित क्षेत्रों तक में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। विक्रांत जब बन के उतरता है तो उनके आनंद को हम महसूस कर सकते हैं। जब भारतीय तोपें सलामी देती है 15 अगस्त पर तो उनके आनंद को हम महसूस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ जो उनका जुड़ाव, सोशल मीडिया के साथ जो उनका जुड़ाव, वो हम देखते हैं कि वो गजब का उनका, उसी कारण से मुझे लगता है कि वो यूथ के साथ कनेक्ट होते हैं, यूथ के बीच में पॉपुलर है। एक विषय जो हमेशा उनके उसमें रहता था कि वो खुद दमदार व्यक्तित्व के धनी, जिसको हरियाणा में ठाड़ा कहते हैं, वो ठाड़े को पसंद करते थे। मैं 3-4 घटनाएं बताऊं। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे गई, उन्होंने कहा इसको संपर्क करो, बीजेपी में लाओ, मजबूत लड़की है। वो कांधार जहाज चला गया था और हाईजैक हो गया था, उस पायलट की पत्नी करनाल में से इंटरव्यू दे रही थी, बड़ा मजबूत इंटरव्यू दे रही थी। उन्होंने भी देखा, मैं भी देख रहा था, कहीं उनका फ़ोन आया, इस बहन को मिलो, ये बहुत मजबूत है, इसको बीजेपी में लाना चाहिए। कारगिल का युद्ध हुआ, 100 लोग यहाँ शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि इस बार एक सीट कारगिल की वार विडो को लड़ाएंगे, ढूंढिए कौन है। मैं ज़रा उनके जो आते थे अखबारों में खबरें आती थी वो देखता था, पढ़ता था, पार्टी के महामंत्री के नाते उन पर ध्यान रखता था। तो मैंने कहा एज और एजुकेशन के हिसाब से सुधा यादव हो सकती है, मैंने इनको सजेस्ट किया। उन्होंने कहा 2 घंटे में मुझे इनका बायोडाटा भेजो। मैं चरखी दादरी में, सुधा यादव NSG के उसमें रहती थी, जो है गुड़गांव में सेंटर में। मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया, वो स्कूटर पर वहाँ गए, उनसे कुछ जानकारियाँ लेके आए, उन्होंने मुझे लिखवाई, मैंने आदरणीय मोदी जी को फैक्स किया। उन्होंने कहा कल चले जाओ, मिलकर आओ उनको। तो रेवाड़ी में दूसरे महामंत्री हमारे कैलाश शर्मा थे, उनको साथ ले जाओ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ हमारे अध्यक्ष जी रहते थे उस समय, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रोवर थे। उनके और कैलाश जी के मन में कर्नल राम सिंह को लड़ाने की इच्छा थी। वो जाते ही मुझे सिर पर सवार हो गए। मैंने कहा नहीं, बॉस ने कहा है चलते हैं। वहाँ गए, सुधा जी से मिले तो सुधा जी ने पहले उसमें कहा कि मैं तो HCS लगना चाहती हूँ। बाहर निकले, उनकी सारी बात सुनकर तो कैलाश जी ने अलग रिपोर्टिंग की, नहीं वो तो HCS लगना चाहती है, उसकी चुनाव की इच्छा नहीं है। मैंने कहा वो उसको पता नहीं है, शाम तक तैयार हो जाएगी, मैंने अलग मैसेज दिया। और सुधा जी को चुनाव लड़ाया, उस वीरांगना को, और चुनाव जिस इमोशंस के साथ लड़ाया। मुझे याद है जब उनकी पहली मीटिंग हुई चुनाव की, तो मोदी जी अपनी माँ की दी हुई एक पोटली, जो उनकी माँ 100-50 ऐसे रुपए उनको देती रहती थी, वो इकट्ठे करते रहते थे, वो पोटली लेके आए थे। और रामविलास जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, उनको उसमें झोली फैलाकर वो पोटली दी थी और कहा कि सबने इस वीरांगना के लिए पैसा देना है, 12.5 लाख रुपए। उस जो लोग पैसे लाए नहीं थे ना, कागज़ पर लिख लिख के डाल रहे थे। तो बहुत इमोशंस के साथ उन्होंने वो चुनाव लड़ाया और वो सांसद बनी, आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के आदरणीय सदस्य हैं। उनके खुद के व्यक्तित्व में भी ये ठाड़ापन हमेशा दिखाई देता था, डिसीजन मेकिंग में। आज सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, उस समय भी बात चली थी गोविंदाचार्य जी की पहले वक्तव्य, हमको ध्यान है सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए बीजेपी में। मोदी जी ने यहाँ रतनलाल कटारिया जी को अध्यक्ष बनाया, अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, बहुत साधारण परिवार के थे, और हम उनके महामंत्री बने। मनोहर लाल जी उनके साथ महामंत्री थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। ये जो वो निर्णय कर पाते थे उस सारे माहौल में, जिस समय बीजेपी की इमेज ये थी हरियाणा में भी कि ये तो अर्बन की है, ब्राह्मण बनिया पंजाबी तक सीमित है, ये इमेज थी। और उसी के कारण से मैं देखता हूँ कि आज पूरी सरकार का वो इमेज बदल पाए हैं कि ये पिछड़ों की सरकार है, ये दलितों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को जो मिडिल क्लास की पार्टी मानी जाती थी, आज वो गरीबों की पार्टी मानी जाती है, अंतिम तबके में जो व्यक्ति खड़े हैं उनकी मानी जाती है। ये स्वरूप बदलने में वो कामयाब हुए, ये उनकी बड़ा वैशिष्ट्य उनमें उसी समय से ये था कि वो इसको कर सकते थे। महिला सशक्तिकरण उनका बहुत, उस समय भी बहुत मजबूत विषय उनके हृदय में था, जिस कारण से मैं कहूँगा कि उनका जगह मेरे हृदय में बढ़ी। हम टिकटें बांट रहे थे हरियाणा निवास दिल्ली में, तो एक टिकट पे चर्चा हो रही थी, जो सीटें हमको थोड़ी मिलती थी उसमें से एक सीट पर एक बहन को लड़ाने की बात आई। पार्टी के बाकी जो लोग नेता लोग थे उन्होंने विरोध किया कि नहीं जीत नहीं सकते, ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं भाई, कौन सी सब जीत रहे हैं, नहीं जीतेंगे, एक बहन को टिकट देना है। वो थोड़े से और हल्के लेवल पर निंदा करने लगे। जो गुस्सा उन्होंने दिखाया कि एक बहन को टिकट देने की बारी आई तो आप इस लेवल पर उतरा है।
उन्होंने वो टिकट दिया और वो बहन विधायक बनी। ये उनकी दृढ़ता थी। किस प्रकार से उनका जो सबसे बढ़िया उद्बोधन था अपने उस समय का, वो था मातृत्व ही नेतृत्व है। एक ट्रेनिंग कैंप था हमारा रोहतक के शिक्षा भारती स्कूल में, गजब का बोले थे। उस समय की रिकॉर्डिंग होती तो वो कि माँ जैसे अपने बच्चों का मन बनाए रखती है, मन मरने नहीं देती, ऐसे नेता को अपने कार्यकर्ताओं का मन बनाए रखना चाहिए। तो बहुत ही इस सारे में मैं देखता हूँ कि उनके मन में शुरू से ही जो भाव था, इसलिए मैं कहता हूँ ये इतने बड़े चेंजेस कर पाए। खुले में शौच मुक्त भारत, मातृशक्ति को, हर घर में गैस, ईंधन की जिम्मेवारी केवल माताओं बहनों की होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में उपले बना रही हैं, फसलों के अवशेष ला रही हैं, लकड़ी काट के ला रही हैं। इसी तरह से हर घर में नल से जल, सारी पानी भरने की जिम्मेवारी महिलाओं की होती थी। 1.5 2 किलोमीटर से लेके आती थी। बड़ा बदलाव महिलाओं के जीवन में वो लेकर आ पाए। तो ऐसी अनेक उनकी ऐसी ग्राउंड लेवल पर इन सब चीज़ों को अनुभव किया। क्या यही कारण है कि इतने दृढ़ निश्चय के साथ ये फैसले हो पाए? निश्चित रूप से आप देखेंगे, हम सरकार की योजनाएं नहीं बताते, सरकार की केवल कुछ चीज़ें गई हैं ऐसा नहीं बताते पायलट प्रोजेक्ट की तरह से। बड़े बदलाव हैं। आज कौन खुले में, पूरा भारत शौच मुक्त है। आज हर घर में गैस है, आज हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। ये बड़े बदलाव हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो उनके उसके व्यक्तित्व में बीज रूप में ये सब चीज़ें थी जो वो कर पाते थे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उन्होंने देश की आत्मा को साथ अपने को एकाकार किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब उन्होंने बनाया, सरदार पटेल ने जिस प्रकार से इस देश की आत्मा को छूकर और सारी रियासतों को एक किया था, मोदी जी भी उसी माध्यम से जो वो जुड़े पूरे देश के किसान का जो लोहा लिया उन्होंने उपयोग किया हुआ, जो मिट्टी ली हर गांव की, उससे साथ कनेक्ट हुए वो। नहीं तो आप देखिए राजीव गांधी की मृत्यु के बाद और मोदी जी की सरकार बनने तक देश में खंडित जनादेश आता था। बड़े बड़े विद्वान, टीवी चैनल्स पर बहस होती थी, आर्टिकल लिखे जाते थे, राज्यों के जनादेश का जोड़ ही देश का जनादेश है। अटल जी ने भी 27 पार्टियों की सरकार चलाई थी। लगता नहीं था हमारे जैसे लोगों को भी, पॉलिटिकल काम करते थे, कि कभी एक पार्टी एक नेता के साथ बहुमत आएगा। मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम दिया था उन्होंने, लोहा मिट्टी इकट्ठे करने के कोऑर्डिनेशन का। मैं देशव्यापी घूमा था, मैं वो इमोशंस को मैंने जिया है, महसूस किया है। जब मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ के लोग इतने इमोशनल थे सरदार पटेल को लेकर कि आज आप आए हो, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आपको वीज़ा और पासपोर्ट लेके आना पड़ता। हम तो सितंबर 48 में आज़ाद हुए, हम 47 में आज़ाद नहीं हुए थे। कितने अभिभूत हैं हम, कितने आनंद से लोहा और मिट्टी देंगे। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया तो वहाँ के लोग कह रहे गोपीनाथ बारदोले ही नहीं होते, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले ही, और सरदार पटेल नहीं होते तो हम भारत का हिस्सा नहीं होते। कितना आनंद हमको है, सरदार पटेल का स्टैच्यू बनेगा और हम लोहा मिट्टी दे रहे हैं। भारत की एक आत्मा के साथ जुड़े, ये डोमिनिक लिपियर करके जिन्होंने एक किताब लिखी है आधी रात की आज़ादी, फ्रीडम एट मिडनाइट, उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा है। गांधी जी भारत की आत्मा से जुड़ गए थे। उन्होंने एक कथा बताई है कि एक संत अंदर अपने डेरे में है, रजाई में है, थर थर काँप रहा है, कहता है बाहर देखो यार कोई सर्दी मर रहा है, और बाहर देखते हैं तो कोई सर्दी मर रहा होता है। वो बाहर की सर्दी संत रजाई में महसूस कर सकता है। ऐसे ही गांधी जी भारत की आत्मा में क्या हो रहा है इसको महसूस कर सकते थे। आज मैं कह सकता हूँ कि मोदी महसूस कर सकते हैं। मोदी ने देश की आत्मा को छुआ है, उसके साथ उसकी चीती को के साथ वो एकाकार हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं जनता कर्फ्यू करो, हो जाता है। वो कहते हैं थाली बजाओ, हो जाती है। वो कहते हैं लाइटिंग करो, हो जाता है। देश की पूरे अमृत काल कैसा भारत बने आगामी 25 वर्षों में, इसका विजन उनका केवल अपना विजन है ऐसा नहीं है, वो भारत के विजन को अभिव्यक्त करते हैं। वो उतने ही भारत के साथ एकाकार हुए हैं और इसलिए दोनों बार प्रत्यक्ष बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनते हैं, जब भी उनकी बात सुनते हैं, देश सुरक्षा, देश ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्पत पॉलिटिकल पार्टियों के, बनिस्पत राजनीति के। वो कहते हैं देश सुरक्षित होना चाहिए, देश महफूज होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह है। ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से आई? क्या शुरू से ही देश के प्रति इसी तरह से प्रेरित थे? गुजरात में देखिए, जब उनके जुम्मे गुजरात का काम था तो वो गुजरात के साथ एकाकार थे। मुझे हरियाणा में ये बात करनी हो तो मैं बंसीलाल की कर सकता हूँ, वो भिवानी जिले के साथ
के वो परिचायक बन गए थे, भिवानी जिले के साथ एकाकार हो गए थे। भिवानी के लोग उनको लगातार सीटें देते थे या ये मानते थे ये हमारा नेता है। मोदी जी गुजरात में जब काम कर रहे थे तो उसी प्रकार का भाव उनमें देख सकते हो। लेकिन आप उनके उस जीवन में या पूरे राजनीतिक जीवन में, चाहे वो कश्मीर मार्च में थे, चाहे वो बाकी के कोई भी देशव्यापी कोई बड़े आंदोलनों का हिस्सा थे, जब उन्होंने वहाँ किसान समिट किया था, किसान मेला किया था, देश भर के 1200 किसान गए थे और हर राज्य के उन्नतिशील प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया था, तो गुजरात में एक मुद्दा उठ गया था कि गुजरात का पैसा बाहर के राज्यों को क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गेहूँ नहीं खाता हूँ, हरियाणा का धान नहीं खाता हूँ, पंजाब का धान नहीं खाता हूँ, केरल के मसाले नहीं खाता हूँ, पूरे देश का किसान मेरा किसान है। शुरू से उनका देश के साथ इस प्रकार का एक आत्म भाव, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो उसको और उस लेवल पर ले गया। अब जब वो सुभाष के साथ जुड़े, सुभाष का जो स्टेचू लगाया है जहाज पंचम जहाँ कभी होते थे, 30 दिसंबर 43 को जाकर जो उन्होंने सैल्यूट किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो 43 की याद के रूप में जब 75 साल हो रहे थे आज़ाद हिंद फौज को, और इतना बड़ा तिरंगा लगा, इसको कांग्रेस ने डी सेरेमोनियल कर दिया था। लाल किले में जो आज़ाद हिंद फौज के सम्मान में उनका जाना हुआ, सुभाष की टोपी पहनकर। सुभाष इस देश की आत्मा को छूते हैं, सरदार पटेल इस देश की आत्मा को छूते हैं। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी आज इस देश की आत्मा को छूते हैं, वो अभिव्यक्त करते हैं भारत की अपेक्षा को, और इसलिए दुनिया भर का भारतीय उनके साथ आनंद से जुड़ता है। वो जाते हैं तो दुनिया के हर देश में मोदी मोदी होती है, और आज हर दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाला भारतीय ये मानता है कि मेरा देश है और मैं सुरक्षित हूँ। अगर कल को कोई मुझे ज़रूरत पड़ी, आपने यूक्रेन में विद्यार्थियों में देखा, जहाँ जहाँ समस्याएं वहाँ से एयरलिफ्ट होते हुए लोगों को देखा, तो वो कनेक्ट केवल भारत में रहने वाला भारतीय नहीं, दुनिया में रहने वाला भारतीय कनेक्ट करता है। और इसके कारण से जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि दुनिया के और देशों के नेता उनको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, तो ये उनकी छवि बनी है। एक चीज़ और भी देखने में आई, मैं पिछले दिनों दिल्ली था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के हुए सीनियर कांग्रेसी लीडर, उनके मुंह से वक्तव्य निकला कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई है तब से सेना का बजट भी बढ़ाया गया, सेना को और ज़्यादा आधुनिक किया गया, सेना के वेपन्स में इजाफा किया गया ताकि देश सुरक्षित रहे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। वो कहते नजर आए कि कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं ना कहीं सेना को उस लहजे से और ज़्यादा आधुनिक नहीं किया गया जिस लहजे से आधुनिक होना चाहिए था। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंह से सुनी हुई बात है। उन्होंने खुद कहा, यानी समझते थे कि कांग्रेस के राज में कहीं ना कहीं सेना जो है वो इतनी आधुनिक नहीं हो पाई थी जितनी होने की ज़रूरत थी। आज तभी हमारे जो दुश्मन देश हैं वो कहीं ना कहीं निगाहें अपनी फेरे हुए बैठे हुए हैं और अब उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलता नजर आ रहा है। देखिए, उपलब्धियों पे मैं जाऊंगा तो बहुत बड़ी सूची है। मैं व्यक्ति तौर पर था, कैप्टन अमरिंदर फौजी रहे हैं तो फौज के मसलों को और अच्छा समझते हैं, लेकिन मुझे ध्यान है 1 रैंक 1 पेंशन रेवाड़ी की रैली से जो विषय शुरू हुआ था, उनके राज्य में इनके शासनकाल में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। इतने वर्षों तक कांग्रेस ने दबाए रखा था। स्वामीनाथन रिपोर्ट, कांग्रेस पैरों नीचे दबाए रखे थी 8 साल से। A2+FL देने वाले मोदी जी हैं, किसान सम्मान निधि देने वाले मोदी जी हैं, जनधन देने वाले मोदी जी हैं, आयुष्मान का कार्ड देने वाले मोदी जी हैं। यानी कोई भी सोसाइटी का ऐसा सेक्शन, भारत को अच्छी रोड कनेक्टिविटी देने वाले, आजकल जब रोड पे चलते हैं तो ऐसा नहीं लगता हम रोड पे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमको जाके कहीं लैंड होना है। 152D पर चढ़कर देखिए हरियाणा में भी। तो ये जो बदला हुआ भारत हम देख रहे हैं 8 सालों में, इतने कम समय में, तो ये बदलाव मोदी जी की उस परिश्रम का बदलाव है जो लगातार करते हैं, अनथक करते हैं, बल्कि वो प्रेरित करते हैं हम सब जैसे लोगों को। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, मैंने कहा ढीले होते हैं जब मोदी जी की फ़ोटो देख लेते हैं। वो हमसे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हर किसी को एनर्जेटिक कर सकते हैं वो। इस नाते से मैं कहूँगा कि यूथ उनके जो साधारण से असाधारण होने की यात्रा के तत्व हैं, विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान दें। अपने जीवन में अगर वो अपनाएंगे, एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि वो कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। यहाँ भी थे तब भी नहीं करते थे, वो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी को, कभी गप्पे मारते हुए, कभी टीवी देखते हुए। हमने कभी प्रभारी काल में उनको नहीं देखा, हर समय फोकस्ड।
और ये फोकस्ड होना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है कि उन्होंने, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी एनर्जी का ही बदला हुआ स्वरूप होती हैं। ये भवन है, ये भी मनुष्य की एनर्जी का बदला हुआ स्वरूप है। किसी के पास कोई गाड़ी है, वो उसी के एनर्जी का बदला हुआ स्वरूप है। किसी का कोई पद है, वो उसी की एनर्जी का बदला हुआ स्वरूप है। तो उन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फोकस करके और इस यात्रा को संपन्न किया है, अपने जीवन में घटित किया है। उनकी विदेश यात्राओं को लेकर, उनके पहरावे को लेकर, उनके पेन को लेकर विरोधी अक्सर सवाल करते हैं कि महंगे पेन रखे हुए हैं, महंगा सूट बूट रखा है, इसको लेकर वो ज़रूर सवाल करते हैं। साथ साथ कहते हैं विदेशी यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं प्रधानमंत्री मोदी की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि भारत ने एक सामर्थ्य दिखाया था जब भारत ने एटम बम का विस्फोट किया जी। और आपको याद होगा दुनिया के देशों ने सैंक्शंस लगाए थे, और उस समय दुनिया भर में बसे हुए भारतीयों ने अटल जी को ये कहा था कि चिंता मत करना, और वो सैंक्शन कब खत्म हो गए पता नहीं चला। मोदी जी इस तथ्य को समझते हैं, ये विश्व में बते हुए भारतीय भारत की ताकत हैं, और इनके साथ कनेक्ट होकर रहना वो भारत को ताकतवर बनाता है हर तरह से। ये एक बड़ी ताकत को वो खुद समझते हैं, और उन्होंने इस ताकत को जो है दिखाया है कि भाई ये ताकत कैसे भारत के काम आती है, और इस कारण से उनका ये भी इन्वेस्टमेंट है देश के लिए। तो उस नाते से आज जो भारतीयों की ताकत पूरी दुनिया में बनी है, वो ताकत अपने आप में जो है भारत को मजबूत करती है कहीं ना कहीं। नोटबंदी का जिक्र होता है, जीएसटी का जिक्र होता है, ऐसे बहुत से फैसले हैं। जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है, 370 धारा का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। ऐसे जो फैसले हैं, इन पर सवाल भी खड़े होते हैं। इनकी कहीं ना कहीं कई जगह अच्छाई होती भी नजर आती है। तो ऐसे में ये जो फैसले हैं, इनको किस लहजे में लेते हैं? इससे देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए? देखिए, एक बात तो ये है कि एक मुहावरा पहली बार किसी प्रधानमंत्री के लिए बना है, मोदी है तो मुमकिन है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देश उन पर भरोसा करता है, उनके हर लिए हुए निर्णय को स्वीकार करता है, और उस नाते से उसके कारण से वो भी भरोसा करते हैं ईश्वर पर और देश की जनता पर। उनके वक्तव्यों को सुनिए आपको उसमें वो झलक मिलेगी। उनको केदारनाथ में आप देखिए, काशी विश्वनाथ में देखिए, महाकाल पर देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना ईश्वर के प्रति विश्वास है। नवरात्रों के बारे में, उनके बारे में जानिए। इसी प्रकार से आप उनके वक्तव्य सुनिए। कोरोना काल में जब इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई थी, उसके बाद जब इकोनॉमी उठने लगी तो उनका एक भाषण में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था देश पर। जब कच्छ में भूकंप आया था, जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ, और उससे अगली दिवाली पर, ये 15 अगस्त का भूकंप था और दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है, कच्छ के लोगों ने सर्वाधिक चांदी खरीदी थी। उन्होंने कहा मुझे भरोसा था इस देश पर कि देश इकोनॉमी को फिर ऐसे उठा ले जाएगा। आज जब मेरे 2 पड़ोसी देशों की इकोनॉमी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, भारत की मजबूत इकोनॉमी, भारत के प्रधानमंत्री का भारत के जन पर भरोसा है, और उसी में से उनकी नीतियों में से चीज़ें अभिव्यक्त होती हैं, उनके वक्तव्यों में अभिव्यक्त होती हैं। आप उनके साथ बहुत समय रहे, कोई ऐसा किस्सा जो हमारे साथ आप साझा करना चाहें, जो अनछुआ हो, जिसको लोग ना जानते हो, कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जीवन बीता, किस तरह से कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया? ऐसा कोई आपके साथ वाकया बीता हो? देखिए, वो बहुत सादगी के साथ रहते थे। कोई उनके जीवन में उस समय कोई, यहाँ महावीर जी के मकान में रहते थे, एक कमरे का मकान है, वो आपने भी देखा होगा पंचकुला में। तो मोटरसाइकिल पर घूमना, हमारे जैसे लोगों के साथ, छोटी मारुति कार होती थी मेरे पास, उसमें भी बैठ के चल पड़ते थे। तो एक तो वो बहुत ही, कभी भी उनके लिए ये नहीं था कि मुझे कोई बहुत असाधारण चीज़ें चाहिए। मुझे ये भी ध्यान है, मैं पार्टी का काम करते करते पहले मैसेज आ जाते थे, उस गाड़ी में नेताजी जाएंगे दूसरे लोगों के लिए। मैं किसी का नाम का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल साधारण स्थितियों में भी उस समय रहते थे। उनको कोई कभी भी जो है वो इनके लिए स्टेटस कोई ऐसा कभी उनके लिए विषय नहीं होता था, मुझे बड़ी गाड़ी या बड़े ऐसी सब चीज़ें। साधारण भोजन, चटनी खाना, खिचड़ी खाना। मेरे चुनाव में जब आए थे लोकसभा वाले में, तो हमारा वो कार्यालय का रसोईया दिख गया था, तो दीपक उसको गले लगा लिया था उन्होंने। आपको ध्यान होगा वो घटना उस समय बहुत चर्चित हुई थी। तो डिसीजन मेकिंग उनकी बड़ी फास्ट थी, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी फास्ट थी। जज्जर चुनाव में आए, उस समय हमारी पार्टी छोटी थी, सब सीटों पर बहुत चुनाव ऐसा नहीं बन पाता था। एक नेता चुनाव लड़ रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं होगा नाम लेना, वो बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ रहे थे।
तो मीटिंग देखी, मेरे से पूछा क्या है, मैंने कहा ये नहीं पुराने तरीके से लड़ रहे हैं। तो बोला ठीक है, जिला अध्यक्ष को जो राशि देनी है जिला अध्यक्ष को दे दो, कार्यकर्ताओं को घुमाओ फिराओ, छोड़ दो इनको। उन्होंने मतलब एक तरह से ये नहीं लड़ेंगे, सीरियस नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में कभी दिक्कत नहीं होती थी। एक जगह मेरे साथ चुनाव में गए, सब जो है वो कार्यकर्ता जिस प्रकार से डिसिप्लिन्ड होकर बैठे थे, उन्होंने कहा ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड है, ऐसे लोग चुनाव नहीं जिताया करते हैं। जहाँ चुनाव वो जिताते हैं जहाँ जूतों पर जूते पड़े हो, एक दूसरे की चप्पल चढ़ी हुई हो, भीड़ में ऐसे पूरा जोश हो, एक लोग उसमें समा नहीं रहे हो, ऐसे डिसिप्लिन लाइन में बैठे हुए लोग दनकड़ कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने तुरंत मुझे कहा वो चुनाव के परिणाम भी वैसे हुए। तो इसलिए वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशंस, सब बड़ी गजब की होती थी। तो जिस प्रकार से मैंने कटारिया जी का डिसीजन बताया आपको, हर बात और हर स्थिति में, राजनेता के जीवन में सब तरह की स्थितियाँ होती है। जो आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाई हो, उनकी सिखाई कोई बात जिसको आज भी आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं और वो आपको सफलता की तरफ आगे लेकर चलती है? नहीं, टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी को सीखना और उसके साथ काम करना, ये हमने उनसे सीखा है। डिसीजन बड़े करना, अब ये वो बड़ा सोचते थे हमेशा, उसकी निर्णय प्रक्रिया में हमेशा बड़े डिसीजन होते थे। तो मैंने वो जब मोरबी का काम देख रहे थे, बाढ़ आ गई थी वहाँ पर, तो वो हमको बताते थे कि कैसे बड़ा सोचो, कैसे बड़े डिसीजन करो। तो उनको एक अन्य विभाग प्रचारक जी को काम दिया हुआ था, तो वो मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम इकट्ठे करेंगे, अभी हम फलां व्यक्ति के पास जा रहे हैं, इनसे कितना पैसा ले लें? तो साथ वाले व्यक्ति ने कहा कि 11,000 दे देंगे या 21 दे देंगे। 11 लेने हैं तो 21 मांग लेना, 21 लेने तो 31 या 51 मांग लेना। उन्होंने कहा अच्छा आप बोलना, मैं बात करूँगा। उन्होंने पूरा विषय बताया, उनको कहा कि 11 लाख रुपये आपसे चाहिए, उन्होंने दे दिए। अब जो दूसरे सज्जन थे जिनका माप उतना बड़ा नहीं था, उनको पर्ची काटते समय जरा महसूस हो रहा था कि भाई, लेकिन वो कहते थे भाई अपना नाप बड़ा करो अगर ज़िंदगी में बड़ा करना है तो। उन्होंने मुझे कहा कि सैनिक रैली करेंगे हरियाणा में और जनरल वीके सिंह जी से अध्यक्षता कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने जनरल वीके सिंह से बात की, वो उससे मन्ना साहब के साथ होते थे। मैं उनको अपने साथ ले गया, गांधीनगर में मिलवाया मोदी जी से। उन्होंने हाँ की कि आप अच्छे व्यक्ति हो, मैं सभा की अध्यक्षता करूँगा। मुझे लगा कि मैं 5-7 हज़ार पूर्व सैनिक इकट्ठे कर सकता हूँ। मुझे लगा ताल कटोरा में कर लूँ, वातावरण अच्छा बनेगा, चारों तरफ लोग बैठे होंगे। मैंने उसकी खाली डेट्स पूछी और वो डेट्स के आधार पर मोदी जी को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे ताल कटोरा में करेंगे और जो है डेट्स ये खाली, आप अपनी डेट बताइए। वीके सिंह जी को तो हमने मना ही लिया है, तैयारी हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुझे 1 लाख का करना है। बाद में वो हमने रेवाड़ी शिफ्ट किया, आपको ध्यान होगा, और 1 लाख से भी ज़्यादा पूर्व सैनिक उसमें थे। 15 सितंबर की जो गजब की रैली हुई, तो शुरू से उनके नाप बढ़े। तो वो उन्होंने सिखाया हमको कि अपने नाप बड़े करो, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहो, ऊर्जा इन्वेस्ट करो। जो बातें मैंने उनके बताई हैं वो सब हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मनाते नजर आए, उनके साथ बीते ये कुछ ओम प्रकाश धनखड़ जी के पल थे। कुछ और व्यक्तियों के पल भी इसी तरह आपके साथ साझे करते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।